है ना। रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं रहे थे जी, ठीक है। वैसे कुछ खास तो पढ़ाए नहीं अभी तक, है ना, जो पढ़ाए बाद में रिवाइज कर देंगे। तो है ना, इसमें था कि आपको एनालॉगी का मतलब क्या होता है, सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनालॉगी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एनालॉगी का क्या मतलब होगा यहाँ पे, एनालॉगी का मतलब होगा सर यहाँ पे बार्थुलिन ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड दोनों का काम होता है लिब्रिकेंट निकालना, चिकनाहट निकालना, मतलब काम एक जैसा पर बनावट अलग अलग है सर। बार्थुलिन ग्लैंड अलग तरह के सेल से बना हुआ है और कॉपर्स ग्लैंड अलग तरह के सेल से बना है। ये हम एक अलग से लिख देंगे ये लाइन, ठीक है। बार्थुलिन ग्लैंड फीमेल में कहाँ होता है, एक जोड़ा होता है, और ये कहाँ देखने को मिलता है, ये वेजाइना के दोनों तरफ देखने को मिलता है जी, ठीक है। उसके बाद है ना, ये सब हम तुम लोग को पढ़ाए थे, है ना। अभी तक तुम लोग बना के नहीं दिखाया जी, ठीक है। फिर कितना बार बोले जी आप, है ना, सामने में रहते तो बहुत डांटते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग तो है अपने घर पे, है ना। आप लोगों बोले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फोटोग्राफ बना के दिखाइएगा, तो आप लोग में से कोई बना के दिखा नहीं रहा है जी, ठीक है। सिर्फ एक लड़की दिखाई थी, वो सादिया ही आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिखाई थी, और आप लोग का बहुत सारा टॉपिक का फोटोग्राफ नहीं बना के दिखाए। दिक्कत है तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बायोलॉजी में कुछ कुछ जगह पे फोटोग्राफ बनाना पड़ता है। तो ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ जान गए थे जी, ठीक है। बर्थ कैनाल क्या होता है, ये सब हम आपको पढ़ा दिए थे जी, ठीक है। कल के क्लास जो था उसमें हम लोग ओवम मतलब एक्सटर्नल जेनेटिला वगैरह सब भी देख लिए थे जी, ठीक है। कल का जो क्लास हम लोग किए थे उसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिला सबको भी हम लोग देखे थे, ये सब बात सब भी हम तुम लोग को बताए थे जी, ठीक है। इसमें आपको याद कीजिए सब आदमी कि इसमें हम लोग पढ़े थे आपको मॉन्स पीविस, लेबियम मेजोरा, माइनोरा, हाइमेन और क्लिटोरिस कौन कहां पर है, कौन कैसे काम करता था, ये सब बात कल के क्लास में चर्चा कर दिए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लैब नाम का बैक्टीरिया भी होता है जो उसके वेजाइना को 4 के पीएच पे बना के रखता है जी, ठीक है। और है ना जी, ये आपको एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो उसके लिए फायदा ही पहुंचाता है जी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेनिफिट ही देता है। और हम कहते हैं कि वेजाइना पे पार्शियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ एक कवर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ब्लड का बना हुआ एक कवर होता है जिसका नाम क्या है, हाइमेन का लेयर, ठीक है जी। ये हाइमेन का लेयर क्या करता है, उसको इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है, ये टूट भी सकता है और ये नहीं भी टूट सकता है जी, ठीक है। हाइमेन का लेयर किसी कारणवश टूट जाए, है ना जी, या क्वाइटस के दौरान टूट जाए जी, ठीक है। इसका मतलब वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है जी, ठीक है। वर्जिनिटी का मतलब कुमारी होने का कोई संबंध इससे नहीं माना जाता है जी, ठीक है। और क्लिटोरिस भी कल हम बताए थे आप लोगों को, कल का क्लास सब इंपॉर्टेंट था। और एक बात याद कीजिए सब आदमी, ओवरी का भी फोटोग्राफ हम आप लोग को डिस्कस कर दिए हैं। फीमेल ओवरी जो होता है सर, है ना, वो एक बादाम जितना ही बड़ा होता है, आलमंड के शेप के जितना बड़ा होता है जी, ठीक है। और आलमंड जैसा आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। आलमंड जो आप लोग देखे हुए हैं, हमें बादाम बोला जाता है, वैसा बादाम ही बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना। और है ना, एक और पॉइंट ये है कि जब आप ओवरी को काट कूट के देखिएगा तो इसमें 3 परत दिखाई देगा, आउटर पेरिटोनियम, बीच का जर्मिनल एपिथेलियम, सबसे अंदर का ट्यूनिका अल्बुजिनिया। हमने कहा था ओवरी को 2 भागों में बांट लो तुम लोग, एक कॉर्टेक्स का इलाका, एक मिडला का इलाका। मिडला के इलाका में ब्लड सप्लाई और कॉर्टेक्स के इलाके में प्राइमरी oocytes होता है जी, ठीक है। ये प्राइमरी oocytes का क्या होता है सर, यहाँ पे आपको डेवलप कर रहा होता है एक खास, है ना, खास पैटर्न में ये सब डेवलप कर रहे होते हैं जी, ठीक है। ये सब हम आपको पढ़ा दिए थे, जर्मिनल एपिथेलियम, ये सब बात तुम लोग को बता दिया गया था जी, ठीक है। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब आ रहे हैं जी नया अपना पॉइंट पे, है ना। टॉपिक का नाम क्या होगा, है ना, ऊजिनेसिस, ठीक है। आज का क्लास है ना जी, ऊजिनेसिस, है ना, ऊजिनेसिस पढ़ने जा रहे हैं। ऊजिनेसिस का डेफिनेशन है ना जी, तो ऊजिनेसिस का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ओवम के बनने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, ऊजिनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ओवम जब बन जाता है इज कॉल्ड ऊजिनेसिस, याद रखिएगा आप लोग, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ठीक है, ऊजिनेसिस के बाद, है ना, ऊजिनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ऊजिनेसिस, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहीं पे आपको क्या है सर, ठीक है, ऊजिनेसिस, है ना, जब लड़की में ऊजिनेसिस स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, ऊजिनेसिस, है ना, ऊजिनेसिस स्टार्टेड फ्रॉम, है ना, स्टार्ट फ्रॉम इम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना जी, इम्ब्रायोनिक, है ना, इम्ब्रियोनिक स्टेज, इम्ब्रायोनिक स्टेज से ही आपको ऊजिनेसिस स्टार्ट हो जाता है जी, ठीक है। जा रहा बस में बहुत भी है जी।
इसको समझिएगा सब आदमी। हम आज का क्लास आपको वीवीआई मान के पढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल की नजर से, है ना। गारंटी यहां से भी ले सकते हैं हम, मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक मेडिकल का क्वेश्चन अभी हम 3-4 बार तुम लोगों को बोलेंगे या तुमको याद करवा देंगे क्लास में ही, ठीक है। देखो हम जो बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि लड़कियों में ओवम का बनना, है ना जी, माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है जी। जब लड़की 6 महीना के गर्भ में रहती है ना, तभी ये स्टार्ट हो जाता है। 25, है ना जी, 25 वीक का, है ना जी, 25वां सप्ताह जो होता है ना जी, 25 वीक को जब काट कूट करोगे तो लगभग 6 महीना निकलता है जी, ठीक है। 25 वीक का जो फीटस होता है ना सर, तब ये से, है ना, फीटस माने होता है वही बच्चा को कहते हैं, गर्भ को, है ना। आपको तब 25 फीटस स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना, प्रिपेयरिंग व्हाट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, है ना, आपको ओवम, ठीक है। अब क्यों सर लड़कियों में ऐसा क्या बात हो गया कि जब वो माँ के गर्भ में ही रहती है तभी ओवम बनना शुरू हो जाता है ना जी। अब बर्थ के बाद, है ना, आफ्टर बर्थ नो मोर ओवम और फॉर्म, है ना, आफ्टर बर्थ, है ना जी, नो मोर, है ना, नो मोर ओवम इज फॉर्म, ठीक है। आपको उसके बाद कोई भी ओवम नहीं बनता है जी, ठीक है। मतलब जो बनना रहेगा वो माँ के गर्भ में बनेगा। 6 महीना से लेकर 9 महीना के गर्भ के दौरान, है ना जी, आपको जो ओवम को बनना है सर वो वही बन के रह जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद नहीं बनेगा जी सर। सर इसको समझाइए, ठीक है। और तुम लोग पीछे जो पढ़ी थी स्पर्मेटोजेनेसिस, तुम लोग कहोगे सर क्या उसके ही जैसा होता है ओजेनेसिस? तो हम तुमको जवाब देंगे कुछ कुछ उसके जैसा होता है, लेकिन 100% वैसा नहीं होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में हल्का फल्का ही सिमिलैरिटी है, मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। जा रहा है जी ना बात समझ में? रुक जाओ 1 मिनट और, है ना। ये तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि oogenesis जो स्टार्ट होता है सर, तो oogenesis, है ना, माँ के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। और ये कुछ कुछ, है ना, आपको समथिंग सिमिलर विथ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, ऐसे लिख देते हैं। oogenesis 100% नहीं कहोगी तुम लोग, अभी फोटोग्राफ बनाए तुम लोग खुद कह देगा कि 100% oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं। oogenesis, है ना, शो स्मॉल सिमिलैरिटी विथ, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन 100% नहीं सर, 100% स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है जी। पेज पलट रहे हैं जी, ठीक है। गौर से समझिएगा, जो हम बताना चाहते हैं ना वो हम आपको, है ना, एक झटके में याद करा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, है ना। एक बार हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और दूसरा बार जो हम बनाएंगे ना तो वो तुमको कल जो ओवरी का फोटोग्राफ बना के समझा रहे थे तो वैसे समझाएंगे, रियल पिक्चर में भी समझा देंगे, डायग्राम में भी, ठीक है। देखो जैसे स्पर्मेटोगोनियम होता था ना, तो उसी तरह से ooगोनियम होता है जी, 2n, है ना, इसका नाम है ooगोनियम, याद कीजिए, ooगोनियम, है ना। मतलब जब लड़की माँ के गर्भ में ही है तो उसके अंदर में एक ooगोनियम होता है, लाखों लाख ooगोनियम होता है सर। आज ये भी वैसे ही डिवाइड करता था जैसे स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करता था, 2n से 2n, है ना जी। इधर भी क्या होगा, 2n से 2n, ठीक है। तो 2n से 2n बनना है, इसका नाम माइटोसिस डिवीजन। और तुम लोग याद करो इस स्टेज को क्या कहते थे, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना जी। इसका नाम क्या पड़ेगा, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे ooगोनियम है ना सर, 2n से 2n ही बन रहा है सर। इस ooगोनियम से फिर एक बार और 2n से 2n बनेगा। याद करो जो स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक पढ़े थे उसमें भी ऐसा ही कुछ बना रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे नाम बदल गया, यहाँ पे नाम हो जाएगा ooगोनियम, है ना जी। इसका नाम क्या पड़ेगा, ooगोनियम, है ना, बी, है ना, ooगोनियम बी कहिएगा। इसको क्या कहेंगे, ooगोनियम, है ना, आपको ए कहेंगे जी, ठीक है। हम आपको याद करा देते हैं, पिछला क्लास के तौर पे ही चल रहा है कि जब लड़की जब माँ के गर्भ में रहती है सर, तो उसके अंदर में जो ooगोनियम है ना, ये ooगोनियम माइटोसिस डिवीजन करके अपनी आबादी बढ़ा लेता है जी, ठीक है। आइए आप उसके बाद इसमें से एक को खूब खाना मिलता है जी, ब्लड सप्लाई यहाँ खाना देगा, यहाँ पे कोई सर्टोली सेल नहीं होगा, है ना। देखते हैं एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है। देखो हम आपको आज का टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम क्या है, oogenesis, है ना। oogenesis का डिफिनेशन तुम लोग समझ गई। oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, याद रखिएगा। oogenesis स्टार्ट फ्रॉम इम्ब्रायनिक स्टेज, जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है तभी से oogenesis होने लगता है। तो कितने दिन पे, तो 25वां सप्ताह से, मतलब 6 महीना का गर्भ हो जाता है तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है जी। आज जन्म लेने के बाद, है ना, कोई नया स्टेप नहीं होता है जी, ठीक है। और oogenesis है ना कुछ कुछ सिमिलर है
आपको मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस से। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो ये करना चाहते, देखो यहां से यहां जो आ रहा है ना, ये माँ के गर्भ में ही होने लगता है। और जब वो लड़की 14 साल की उम्र में आ जाए या जन्म ले ले, उसके बाद तुम सोचोगे सर यहां से यहां आए, ये पॉसिबल नहीं है। जो होना रहेगा यहां से यहां वाला स्टेप, ये माँ के गर्भ में ही हो जाता है जी। ठीक है, आप अब समझो। ठीक है, फिर से बोलते हैं, जब फीमेल माँ के गर्भ में रहती है ना, ये सब इम्ब्रायोनिक स्टेज में ही हो रहा है जी। ये सारी घटना का जब वीडियो बनेगा तो ये सब इम्ब्रायोनिक स्टेज में ही हो रहा होता है जी। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा सब आदमी, 2n से 2n बना, फिर 2n से 2n बना, है ना। और सर इसको है ना, इसमें से किसी एक को खूब ब्लड सप्लाई मिलेगा। ब्लड सप्लाई करने का मतलब खूब खाना पीना मिलेगा जी। ठीक है, और इसमें से जिसको खाना पीना मिलेगा सर, उसका साइज बड़ा हो जाएगा जी। ठीक है, ये है ना जी, ये 2n कहलाएगा। याद करो, वहां पढ़े थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसा केस के लिए। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी oocytes पढ़ेंगे जी। oocytes के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कौन सा स्टेज कहते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ। याद आ रहा है सब बंदे को, फेज ऑफ ग्रोथ के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे, है ना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे ना, 3 स्टेप में होता है, उसी तरह से oogenesis भी 3 स्टेप में होगा सर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का स्टेप ये सब माँ के गर्भ में ही हो जाता है, इम्ब्रायोनिक स्टेज में ही हो जाता है। अब तुम लोग को हम यही दिमाग में डालना चाहते हैं, ये जो है ना प्राइमरी oocytes जो बनना रहेगा वो माँ के गर्भ में ही बन के तैयार हो जाएगा जी। उसके बाद कोई नया प्राइमरी oocytes नहीं बनेगा। ठीक है, और ये प्राइमरी oocytes है ना जी, आप रुक जाएगा जी। ठीक है, देखो आप तुम लोग दिमाग लगाना शुरू करो कि सर oogenesis पूरा नहीं हुआ है ना जी। कल का क्लास याद कीजिए सब आदमी, हम एक बार जो आपको ये पढ़ा रहे थे ओवरी, है ना, तो ओवरी पढ़ा रहे थे, नहीं कहे थे तुम लोग को, यहाँ पे प्राइमरी oocyte 10 लाख आसपास में बन जाता है। अब जब वो लड़की 14 साल की उम्र में जाती है, तब जाकर के ये सेल बनना शुरू होता है जी। ठीक है, कहने का मतलब कि माँ के गर्भ में प्राइमरी oocytes बनता है सर। मतलब आप पूरा भी बात नहीं बताए थे सर, ये जो ओवम बनना शुरू होता है, देखो थ्योरी पे कोई ध्यान दिया, oogenesis स्टार्ट फ्रॉम, है ना, इम्ब्रायोनिक स्टेज, पर कंप्लीट नहीं होता है सर। कंप्लीट करने का मतलब खत्म नहीं हुआ, oogenesis शुरू हुआ। अब देखो तुमको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो कि तुम एक आटा चक्की के मालिक हो, ठीक है, और तुमको है ना आटा कहते हैं, यानी गेहूं पीसने के लिए कहा गया है। तुम बस गेहूं पीसना स्टार्ट किए हो, है ना, पूरा खत्म नहीं किए हो, बस आधा ही हुआ है। ठीक है, वैसा कुछ, या कुछ और एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि, है ना, एक एग्जाम्पल दे देते हैं तुम लोग को। जैसे मान लीजिए कोई किराना का दुकान है, तो तुम बस किराना दुकान अभी स्टार्ट मतलब लगाए ही हो, ठीक है, उसका सारा सामान खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं हम कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप ही होता है माँ के गर्भ में, है ना। बाकी का स्टेप अब जब लड़की बड़ी हो जाएगी तब होगा। फिर से सुनो, ये और ये, या कोई लड़का कहेगा सर इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से बताते तब, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फेज ऑफ ग्रोथ टेक प्लेस इनसाइड द एम्ब्रायो, ये एम्ब्रायो के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, और फर्दर जो डेवलपमेंट है, याद करो फेज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे मैच्योरेशन। अब फेज ऑफ मैच्योरेशन जब लड़की 14 साल की उम्र में आ जाएगी तब होगा जी। ठीक है, मतलब देखा अंतर हुआ ना जी। oogenesis जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या पढ़े थे हम लोग कि जब लड़का 14 साल की उम्र में आ जाता है तब उसके अंदर में क्या देखते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, और उसमें 3 स्टेप देखते थे। लेकिन लड़की में क्या होता है कि 2 स्टेप माँ के गर्भ में ही हो जाता है, और उसके बाद आपको अगला जो स्टेप होना रहेगा वो सब जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आए तब, है ना। नहीं हो पा रहा है।
आगे। हाँ दिख रहा है ना? कुछ पूछना है किसी को? हेलो, देखो तो हम यहाँ से बात कर रहे थे, ठीक है? उगोनियम से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको समझिएगा, हम अपना पहले बात रख देते हैं, ठीक है? तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? पहली बात दिमाग में डाल दो कि ये हल्का फल्का ही सिमिलर होता है मेल। आवाज नहीं आ रहा है ना? एक मिनट, अब आ रहा है आवाज? हेलो हेलो, आ रहा है जी आवाज? ठीक है। तो लाइन इधर इधर लाइन ही कटा हुआ है, ठीक है? फ्लैश लाइट से पढ़ा रहे हैं, है ना? तो हम आपको ऊजेनेसिस पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है? अथवा सुनिएगा हम क्या बेसिक बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हम कहना चाह रहे हैं कि लड़की में जब ऊजेनेसिस की बात होती है ना, तो वो जब माँ के गर्भ में रहती है तभी से स्टार्ट होने लगता है जी, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात कि ऊजेनेसिस खत्म नहीं होता है सर, ऊजेनेसिस का कुछ हिस्सा है ना माँ के गर्भ में होने लगता है जी, ठीक है? ऊजेनेसिस का जो आपको कुछ पार्ट्स है ना, ऊजिनेसिस का जो कुछ पार्ट्स है ना जी, वो पार्ट्स है ना आपको माँ के गर्भ में होता है। कौन कौन सा पार्ट्स माँ के गर्भ में ही हो जाता है सर? ये फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फेज ऑफ ग्रोथ। अब ये दोनों स्टेप फिर से नहीं होगा, जब लड़की जन्म ले लेगी उसके बाद यहां से स्टार्ट नहीं होगा। जो होना होगा, मतलब और आप कहना चाहते सर प्राइमरी oocyte 10 लाख बने, तो 10 लाख प्राइमरी oocytes माँ के गर्भ में बन जाएगा जी। उसके बाद कोई नया प्राइमरी oocytes नहीं आएगा। रियल पिक्चर में देख के समझो, रियल पिक्चर में यहाँ छोटा सा शॉर्टकट में यहाँ पे बना रहे हैं जी, ठीक है? ये ओवरी है ना? और ओवरी के अंदर में सर क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी oocytes बना है, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग प्राइमरी oocytes, जो यहां देखे थे आप लोग, है ना? प्राइमरी oocytes। अब ये जो प्राइमरी oocytes बन गया है सर, अब बनने के बाद स्टैचू हो गया ये लोग, है ना? स्टैचू कब तक के लिए हुआ है? 14 साल की उम्र तक के लिए। मतलब जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में जाएगी तभी ये आपको आगे का काम करेगा जी, ठीक है? आगे जाकर के मियोसिस डिवीजन करना है, तो वो ये 14 ईयर में जब पहुंच जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, तब ये होगा। लेकिन तुम लोग कहोगे सर 14 ईयर में हो जाए अब फिर से इधर से प्राइमरी oocytes बन के आ जाए, पॉसिबल है? नहीं। प्राइमरी oocytes जो बनना रहेगा वो माँ के गर्भ में ही बनेगा। नो मोर प्राइमरी oocytes फॉर्म आफ्टर बर्थ, है ना जी? अब आगे का खेल देखिए, आगे का खेल करने मतलब जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में चली जाती है ना? यानी यहाँ पर का जो फोटोग्राफ बनेगा ये प्यूबर्टी स्टेज का होगा, है ना जी? प्यूबर्टी करने मतलब जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब में आपको मैच्योर कर जाता है, इस घटना को प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं जी, ठीक है? और प्यूबर्टी स्टेज में ही सर क्या होता है, आपको मियोसिस डिवीजन करता है। ये प्राइमरी oocytes मियोसिस डिवीजन करता है जी। आ रहे जी, बहुत क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं, है ना? ध्यान से सुनिएगा सब आदमी। ये मियोसिस डिवीजन करने के बाद है ना सर 2n से n बनाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है सर, कि पिछला टॉपिक जो पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें देखे थे कि बराबर बराबर हैप्लॉइड सेल बनता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे एक बड़ा सा हैप्लॉइड सेल बनता है और एक छोटा सा हैप्लॉइड सेल बनता है जी, ठीक है? जो बड़ा सा हैप्लॉइड सेल बनता है सर, इसका नाम पड़ता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ध्यान देने वाला बात यहीं पे है जी। अब यहीं से तुम लोग को याद करना है, इन फीमेल अगर अंडर व्हेन प्राइमरी oocytes undergo meiosis first division, है ना, then give two unequal cell, one is larger one known as secondary oocyte और second is a smaller one जिसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है? फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं जी, ठीक है? बात समझाया जी? यहां तक कोई दिक्कत है ना जी? प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना? अब यहां से आगे बढ़िए, ठीक है? अब आगे जाके सर ये भी डिवीजन करेगा जी, सेकेंडरी oocyte। भाई हम पहले बोल दिए थे कि जब भी तुम मियोसिस फर्स्ट कराओगे तो मियोसिस 2 कराना ही कराना है। ये तो पत्थर का लकीर है कि कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे सर। जब कभी भी मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस 2 होना ही होना है सर, है ना? और जब मियोसिस 2 होता है सर,
सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होता है सर, तो सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होता है तो एक बड़ा सा सेल बनता है फिर से, और उस बड़ा सा सेल को क्या कहते हैं, ओवम बोलते हैं जी, ठीक है। एक छोटा सा सेल बनता है फिर से, जिसका नाम सेकेंड पोलर बॉडी बनता है जी, ठीक है। बहुत सारा सवाल तुम्हारे मन में अभी चल रहा होगा, रुक जाओ, हम सबका जवाब देंगे, ठीक है। और ये आपको ओवम बन गया जी, ठीक है, फीमेल गैमीट। देखो तुम लोग गौर किया, वहां जो पढ़े थे कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनता था, अब यहां देख रहे एक ओगोनियम से एक ही ओवम बन रहा है सर। ये क्या करता है सर, ये सब कोई काम का नहीं है जी। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी कोई काम का नहीं है, ये सब डीजनरेट कर जाएगा, है ना जी। ये सब भविष्य करने का मतलब 2-4 घंटा के बाद ये सब गल फल जाएगा जी, ठीक है। असली किसका रोल रह जाएगा, तो सर ओवम का। एक तो तुम लोग गौर कर लिया होगा कि सर एक प्राइमरी oocytes कहिए या एक oogoनियम कहिए, उससे सर एक ही क्या बनता है, गैमिट बनता है जी, ठीक है। लड़की में एक ही गैमिट बनता है जी। लेकिन आप लोग ये भी गौर किए सर, सेकंड पोलर बॉडी भी तो कुछ है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी तो कुछ है, तो भाई ये सब गायब हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बड़ा छोटा काहे किए आप, एक बड़ा बनाए एक छोटा बनाए, इसका क्या कारण हुआ, ये भी तुमको भी हम थोड़ी देर में समझा देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जानो, ये तुम लोग से बिहार बोर्ड वाला बच्चा से है ना एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे से, सीबीएसई बोर्ड वाला से भी पूछ सकता है। सीबीएसई बोर्ड वाला भी आंसर देगा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला का आंसर थोड़ा अलग होगा, और बिहार बोर्ड वाला बच्चे का आंसर भी थोड़ा अलग होगा। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 करता है या नहीं करता है जी, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा जी, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी अगर बिहार बोर्ड का बच्चा है तो आंख बंद करके बोल देगा हाँ करेगा सर। अभी हम तुम लोगों को तो बोलबे किए थे कि भाई मियोसिस तो होना ही होना है, मियोसिस 2 एनी हाउ करना ही करना है सर। जब कभी मियोसिस फर्स्ट कीजिएगा सर तो मियोसिस सेकंड होगा ही होगा। अब बिहार बोर्ड का टीचर सब पोथी वाला किताब सब पढ़ता है जी। अब पोथी वाला किताब सब तुम लोग पढ़ेगा ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट पोलर बॉडी ऑल्सो शो मियोसिस 2 डिवीजन, है ना। मियोसिस 2 होगा तो फिर भी एक हैप्लॉइड और एक और हैप्लॉइड सेल बनाएगा, छुटके बनाएगा ना। इसका नाम क्या पड़ेगा, थर्ड पोलर बॉडी, इसका नाम होगा फोर्थ पोलर बॉडी, है ना जी। पोलर बॉडी बोलेंगे, नाम पोलर बॉडी ही क्यों पड़ा, इस सब सबका सवाल का जवाब तुम लोग को देंगे जी, ठीक है। पहले ये बिहार बोर्ड वाला दिमाग में लगाया, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट की फर्स्ट मियोसिस हुआ है सर तो मियोसिस 2 होगा ही होगा। इसका मतलब कि फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस डिवीजन करके 2 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिसका नाम थर्ड पोलर बॉडी और फोर्थ पोलर बॉडी होगा। अब सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का क्या जवाब देगा, सीबीएसई बोर्ड वाला से भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज फर्स्ट पोलर बॉडी डू मियोसिस सेकंड डिवीजन, तो वो लड़की जवाब देगा या लड़का जवाब देगा इट्स मे बी कहेगी वो, ठीक है। मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही जवाब दिया हुआ जी। मेडिकल वाला भी स्टूडेंट यही जवाब देगा, मे बी वाला पे टिक मारेगा, है ना जी, कि मियोसिस 2 कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब इसी को थोड़ा सा एक बार और देखो, है ना, इसमें हम थोड़ा तेजी में बोल देंगे जी, ठीक है। जिसका क्लास है वो केमिस्ट्री वाला क्लास है तो लीव करके चली जाओ, है ना, बाद में तुम लोग अपना ऑनलाइन देख लेना है, ठीक है। जिसका क्लास नहीं अभी बने रहिए, है ना, अभी 10 मिनट और पढ़ाएंगे, है ना। टॉपिक का नाम है oogenesis। इस बार बहुत कुछ बोलेंगे जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब आदमी। oogenesis है ना, फीमेल के बॉडी में होता है ना जी। oogenesis में हम लोग oogoनियम लेते हैं सर, डिप्लॉइड होता है जी, ठीक है। ये आपको क्या है, oogoनियम, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, oogoनियम। और oogoनियम आगे जाकर के सर क्या होता है ना जी, oogoनियम आगे जाकर के माइटोसिस डिवीजन करता है सर, है ना। माइटोसिस डिवीजन करके 2n से 2n ही बनाता है जी, 2n, इधर भी क्या बनाएगा 2n, है ना। और फिर एक बार और माइटोसिस डिवीजन करता है, मतलब 2 बार माइटोसिस डिवीजन करता है सर, है ना जी। और इधर से भी क्या बनाएगा 2n से 2n बनाएगा सर, ठीक है। तो oogoनियम माइटोसिस डिवीजन करके अपनी आबादी बढ़ाता है सर, इसका नाम पड़ गया oogoनियम B, इसका नाम पड़ गया oogoनियम A। और सर इसमें से कोई एक oogoनियम है ना खा पी के बड़ा साइज का हो जाता है सर। इस बड़ा साइज के oogoनियम को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes के नाम से बुलाते हैं जी। अब प्राइमरी oocytes के बारे में कहा जाता है कि सर यही आगे जाके मियोसिस डिवीजन करेगा जी। सर यहां से लेके यहां तक का जो स्टेप है, मतलब प्राइमरी oocytes है ना जी, यहां से लेके यहां तक का स्टेप, ये सब कहां हो जाता है, एम्ब्रायो स्टेज में ही हो जाता है जी। एम्ब्रायो स्टेज में ही पूरा कर लिया जाता है जी, ठीक है। और एक और बात था कि सर इतना दूर के स्टेप को तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। इसको कहते हैं फेज ऑफ ग्रोथ के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। अब एक भारी बात सुनिए सर, प्राइमरी oocyte तब बनता है जब लड़की माँ के गर्भ में ही रहती है तब, और ये एक 10 लाख के आसपास में
बन जाता है जी, ठीक है। ये प्राइमरी ओसाइट्स है ना सर, जब वो माँ के गर्भ में रहती है ना, तब ये मियोसिस डिवीजन करने लगती है और मियोसिस का बहुत सारा स्टेप कर लेता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे 11th वाला क्लास याद कीजिए सब आदमी, मियोसिस डिवीजन तुम लोग को पढ़ाए थे तो याद करो, प्रोफेज फर्स्ट होता है ना जी, मेटाफेज फर्स्ट होता है, ऐसा कुछ सुना था सब आदमी, है ना। एक बार याद कीजिए, मियोसिस डिवीजन जब भी तुम लोग हमसे पढ़ा होगा तो हम तुम लोग को उस टाइम में हम समझाएंगे कि देखो इसमें प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, फिर मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, फिर टेलोफेज फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तुम लोग याद करो सब आदमी, प्रोफेज में भी 5 स्टेप होता है जी। एक होता है लिप्टोटीन, एक होता है जाइगोटीन, एक होता है पैक्टीन, एक होता है सर आपको डिप्लोटीन, याद आ रहा है डिप्लोटीन, और एक होता है डाइकाइनेसिस, है ना जी। ये सब चिड़िया का नाम है, जिसका छूटा हुआ है, जिसको पढ़ना है तो कंपटीशन बैच में हम इस सबको पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा, है ना। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये सब होता था जी, ठीक है। ये सब तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक यही बोलना चाह रहे हैं कि प्रोफेज इज ए पार्ट ऑफ मियोसिस डिवीजन। सर देखिए, जब लड़की माँ के गर्भ में ही रहती है, अभी देखो ये पेन आगे बढ़ रहा है, इमरानी स्टेज वाला पेन आगे बढ़ रहा है, तो सर ये जो प्राइमरी ओसाइट है ना जी, माँ के गर्भ में रहता है, तब ये मियोसिस भी करने लगती है, पर मियोसिस पूरा नहीं करती है, मियोसिस का मैक्सिमम स्टेप कर लेती है। और माने कि सर आपको 2n से 2na रहेगा, है ना जी। अभी कोई ऐसा नहीं, हम क्या बोले थे, मियोसिस खत्म कब होगा, जब यहां आओगे तब ना खत्म होगा, लेकिन प्रोफेज ही स्टेप करती है सिर्फ वो। एनसीईआरटी बुक पढ़ेगा तो उसमें लिखे हुआ है कि प्राइमरी oocytes है ना जी, आपको अंडरगो मियोसिस डिवीजन, है ना, अंडरगो है ना मियोसिस डिवीजन आपको फिर से बोलते हैं, प्राइमरी oocytes अंडरगो मियोसिस डिवीजन ड्यूरिंग, है ना, कब, ड्यूरिंग, है ना जी, आपको ड्यूरिंग आपको इम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना, इम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना, बट सीज रुक जाता है ना, एट प्रोफेज 1 में ही जाके फंस जाता है जी। जवाब मिल जाएगा तुम लोगों को, सर ऐसा क्यों हो जाता है, काहे फंस गया, काहे रुक गया, काहे ने माँ के गर्भ में ओवम बन जाता है, इस सब का जवाब तुम लोग को मिलेगा। तो अभी तुम लोग इतना सुन रहा है हमसे कि जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है तब ये प्राइमरी oocytes बन जाता है, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस के रास्ते पे चल भी देता है सर, चलते चलते सर एक जगह पे जाके रुक जाता है, जिसका नाम है प्रोफेज फर्स्ट पे जाके रुक जाता है। कोई लड़का छिलका छुड़ा के सुनेगा हमसे नाम, तो डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के रुक जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाता है। कुछ जा रहा है जी बात में, हम एगो को लेकर समझा रहे हैं, ऐसा 10 लाख चल रहा होगा, 10 लाख प्राइमरी oocytes कौन से स्टेज में जाके फंस जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के फंस जाता है जी। अब आगे का काम कब होगा, जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होगी, मतलब प्यूबर्टी स्टेज में जब आएगी ना, यहां तक तो समझ में आ दिया हम आप लोग को। एट प्यूबर्टी करने का मतलब जब वो बड़ी हो जाएगी, है ना जी, तब आपको जब क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, है ना जी, पूरा कर लेता है वो। अब मियोसिस फर्स्ट जब पूरा करता है सर, तो एक बड़ा सा सेल बनाता है जी, 2n, एक n, एक छोटा सा सेल बनाता है जी, ठीक है। बड़ा सा जो सेल बनता है उसका नाम क्या देखते हैं हम लोग, है ना, उसका नाम देखते हैं हम लोग, है ना, जो बड़ा सा सेल जो बनाता है सर, तो उसका नाम है सेकेंडरी oocyte, है ना जी। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सेकेंडरी oocytes, है ना जी। एक है फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका कोई काम नहीं है सर फ्यूचर में, ये गल पल जाएगा जी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में यही सवाल उठेगा कि सर बड़ा छोटा क्यों बना। देखो होता क्या है कि सर जब डिवीजन होता है ना, तो ये सोचता है क्या कि भाई आगे जाके के हमको ही खाना पीना देना है। स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपको तो मर जाएगा, वो चलते चलते पहुंचेगा ना फीमेल तक। याद कीजिए, यूटेरस ये है, यहाँ पे ओवम है ना, और यहां से स्पर्म है जी। तो स्पर्म जो जाता है ना जी, तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया खो देता है रास्ते में ही, ठीक है। और जब बच्चा बनेगा तो बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा, है ना। तो ये लोग क्या करता है, ओवम अपने अंदर में एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया रख लेता है, मतलब इसके हिस्से का भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास ले आता है जी, ताकि भविष्य में बच्चे को खाने की कमी ना हो, ठीक है, बच्चे को फुल न्यूट्रिशन मिले जी, ठीक है। इसलिए इसका साइज बढ़ जाता है जी, ठीक है, समझा जी सब आदमी। यही ना आगे जाके ओवम बना था, ये ओवम जो बनेगा सर, तो ये क्या करता है सर, अपने अंदर में सारा माइटोकॉन्ड्रिया जमा कर लेता है। किसका हिस्से का माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट पोलर बॉडी के हिस्से का भी माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास बुला लेता है जी, ताकि एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके, बच्चे को खाना मिल सके जी, ठीक है। मान लो हम तुम लोग को एग्जांपल देके समझाए, कोई ऐसा भी आपको परिवार है जिसकी माँ सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा घर में खाना रखेंगे तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खिला पाएंगे, वही बात यहाँ पे भी होता है जी। सेकेंडरी oocyte में एक्सेस न्यूट्रिशन जमा होता है सर, दैट्स वाई इसका साइज बड़ा हो जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी का साइज
छोटा हो जाता है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो ये तो मर ही जाएगा ना जी। अब देखो, जब भी मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस सेकंड भी होगा। मियोसिस सेकंड कब होगा जी? प्यूबर्टी स्टेज में। और मियोसिस सेकंड जब होगा सर तो एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको तुम लोग क्या नाम देगा? ओवम, है ना। और इसको जो हम लोग नाम देंगे उसको हम लोग फर्स्ट, इसको सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे, सेकंड पोलर बॉडी के नाम से लाएंगे। कोई लड़का पूछ देगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 करता है या नहीं करता है, तो तुम बिहार बोर्ड के बच्चे को जवाब देगा यस करता है, और सीबीएसई बोर्ड या मेडिकल में जवाब दोगे मे बी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है मे बी, करेगा भी और नहीं भी कर सकता। इसका नाम थर्ड पोलर बॉडी, इसका नाम फोर्थ पोलर बॉडी, है ना जी। ऐसे तुम लोग को याद रखना होगा जी, ठीक है। जा रहा है बात समझे? अभी बस 2 मिनट का क्लास और है जी, ठीक है। 2 मिनट ले सुनिएगा, 1 मिनट, है ना। बस 2 मिनट का क्लास है जी, ठीक है। एकदम दिमाग फ्रेश कर लो। कोई लड़का को अभी लगा होगा ना कि सर ऊपर से बहुत गया आपका क्लास आज, ठीक है, तो अभी तुम लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम दिमाग फ्रेश कर लो। हम जो बोलेंगे ना एक झटके में तुमको याद करना है, जो बोलेंगे झटके में याद कीजिएगा। देखो लिखने जा रहे हैं जी, ठीक है। अब बहुत वीवीआई टॉपिक, आई गारंटी है तुम नीट का क्वेश्चन देखे आपको 15 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है, ठीक है, और उससे पहले भी बहुत बार पूछा है। जो बोल रहे हैं सो एकदम रिलैक्स हो गए ना सब आदमी। देखो जो बोल रहे हैं सुनिएगा, मियोसिस 2, है ना, कब होता है सर? लड़कियों में मियोसिस 2 कब होता है जी? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। रट लीजिए सब आदमी, अभी नहीं समझ में आया होगा तो रटना होगा, समझ में आ रहा है तो अभी थोड़ी देर बाद और भी कुछ बोले तो समझ में आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर से सुनना है आपको। ओवम कब बनता है सर? मियोसिस 2 का मतलब ओवम बनना ना। ओवम कब बनता है? रट लीजिएगा सब लड़का, है ना, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। ओवम कब बनता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। थोड़ा फिर से सुनो। अब हम तुमको जो जवाब दे रहे थे हिंदी में, इसको समझाने का, मानो कोई लड़की 15 साल की उम्र में आ गई है या 14 साल की उम्र में आ गई है, ठीक है, लड़की प्यूबर्टी स्टेज में चली गई, तो लड़की जो असल में जो है ना उस टाइम में जो बनाती है ना, उस सेकेंडरी oocyte बनाती है, ठीक है जी, और उसके बॉडी से सेकेंडरी oocyte ही निकल रहा होता है जी, ठीक है। और जब वो लड़की का जो मेल पार्टनर मिलता है जी, ठीक है, एक बार इमेजिन कीजिए सब आदमी, ये फोटो है ना, ये जो निकल रहा है ना, ये एक्चुअली में ये ओवम नहीं है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है जी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। हम यही कहना चाह रहे हैं। कोई लड़की मान लीजिए 15 साल की उम्र में, ठीक है, तो वो हर महीने सेकेंडरी oocyte बाहर निकाल रही होती है जी, ठीक है। ओवम कब बनता है सर? ओवम तब बनता है जब स्पर्म इससे टकराता है आकर के, ठीक है। देखो रियल पिक्चर में तुम लोग समझ जाएगा, है ना। हम जो बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये यूटेरस है, ये है ना, ध्यान दीजिएगा सब आदमी। नहीं समझा पाएंगे तो रट्टा भी मारो, फिर 2-3 बार क्लास जब चलेगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहां से ओवरी था, याद कीजिए सब आदमी। हम पहली बात बोलना चाह रहे हैं कि कोई लड़की सेक्सुअली मैच्योर हुई ना, तो जो मेस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है, ठीक है, नहीं कल पढ़ाए थे कि ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, कल बोले थे ना ऐसा कुछ कि ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, लेकिन नहीं सर आप गलत बोले थे कल। आपको ये बोलना चाहिए था कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है सर। तो फिर ओवम कब बनता है? ओवम तब बनता है जब स्पर्म आकर के इससे टकराता है जी, ठीक है। ओवम तब बनेगा, ये देखो अभी सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte आगे जाकर के ओवम में बदलेगा। कब? जब स्पर्म है ना, जब उसके साथ अटैच होने आएगा तब, ठीक है जी। मतलब आगे जाकर अगला स्टेप यहीं पे हम दिखाते हैं, तब जाके ओवम बनता है। तो तुम कैसे डिफिनेशन दोगी कि ओवम कब बना? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मतलब है ना। मियोसिस 2 कब हुआ? मियोसिस 2 हुआ सर एट द टाइम ऑफ, है ना, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कुछ जा रहा है जी बात में। देखो 2-3 बात, कुछ लड़का 3-4 थ्योरी तो अपने से निकाल लिया होगा। पहली बात कि सर लड़की जो हर महीने जो ओवम निकालती है, असल में ओवम नहीं निकालती, वो सेकेंडरी oocyte निकालती है। सेकेंडरी oocyte इज नॉट अ गैमेट। सेकेंडरी oocyte तो एक स्टेप था सर मियोसिस फर्स्ट के बाद, है ना। ओवम इज अ गैमेट ना। ओवम कब बनता है? तब बनता है सर जब स्पर्म आता है, तब बनता है। मतलब जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक ओवम नहीं बनेगा जी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ही रह जाएगा जी, ठीक है। और तुम सब जानता है स्पर्म कहां पे मिलेगा उसको? एम्पुला के पास। तो एम्पुला के पास होता है मियोसिस 2, मतलब ओवम बनता है सर आपको एम्पुला रीजन में, और मियोसिस 2 भी कहां होता है?
एम्पुलर रीजन में। तो इस जगह को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन साइट ना। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आएगा, स्पर्म आएगा, तभी है उसका होगा। अब मान लो तुम लोग इमेजिन करो कि कोई लड़की 15 साल की उम्र में है, तो मेस्ट्रोसाइकिल शो करेगी। मेस्ट्रोसाइकिल के दौरान ओवम बनता है सर? नहीं, ओवम नहीं बनता है सर, सेकेंडरी oocyte बनता है सर। अब वो सेकेंडरी oocyte हर महीने वो निकालेगी। और उस लड़की का शादी हुआ 35 साल की उम्र में, ठीक है जी। इस हिसाब से क्या समझ में आ रहा है सर? इस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि जब वो 35 साल की उम्र में आएगी और जब उसका मेल पार्टनर स्पर्म उसके बॉडी में डालेगा, तो उस महीना में सर उसका ओवम बनेगा जी। सोचो कि इतना लंबा होता है मियोसिस 2 डिवीजन उन लोगों में, है ना जी। मियोसिस 2 डिवीजन तब होता है सर जब, है ना जी, फर्टिलाइजेशन होता है तब। अब मान लीजिए उस लड़की का आपको नहीं कि बेबी आया है, आपको नहीं कि जब नहीं कि शादी हुआ 22 साल की उम्र में, इसका मतलब ये हुआ कि माँ के गर्भ में जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte बन रहा है। लेकिन जब 22 साल की उम्र में आई है वो, तब उसका मेल पार्टनर उसके बॉडी में स्पर्म डाला है, और डालने के बाद फर्टिलाइजेशन जब होता है सर, तब कुछ जा रहा है जी बात समझ में? नहीं जा रहा है बात समझ में? तो इसको एक बात याद रखिएगा कि ओवम बनता है सर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तुम लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा ना, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे ओवम लिखा होगा, और तुम यहाँ पे लिख देना भी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तुम लोग से मेडिकल में क्वेश्चन पूछा, ये सब हमको नया नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है ना, फर्टिलाइजेशन। अभी कुछ गया हो नहीं गया हो, शाम में 4 बजे हम तुमको सब क्लियर कर देंगे। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवम कब बनता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी को तुम लोग कोई और इंग्लिश बनाएगा तो क्या है, मियोसिस 2 कब होता है? मियोसिस 2 होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब मियोसिस 2 जाके देखने को मिलता है जी, ठीक है। कुछ बातें थी जी, ठीक है। इस बात को फिर तुम कंफ्यूज मत होना। अभी तुम लोग बच्चा के जैसा रटो कि सर ओवम बनता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर कुछ समझ में नहीं आ पाया हो तो शाम में एक बार हम फिर से इसको ट्राई करके हम इसी को फिर से समझाएंगे जी, और उस टाइम में रियल पिक्चर बनाएंगे। रियल पिक्चर मतलब इस फोटोग्राफ के जरिए तुमको हम समझाएंगे कैसे ओवम बनता है, कैसे आपको, है ना, आपको आगे बढ़ता है। ये फोटोग्राफ भी सामने समझेंगे एक बार और, है ना जी। क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, है ना। और स्क्रीन रिकॉर्ड हम करते हैं, लेकिन कभी कभी है ना कम ही होता है, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, है ना। क्लास इन होने को है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।